नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन को आगे और आखिरी पड़ाव पर ले जाने के लिए। उम्मीद है कि कल आपने स्वतंत्रता दिवस पर बहुत अच्छे से अपने हर्षोल्लास के साथ समय व्यतीत किया होगा। और जैसा कि आप सभी को पता नहीं ज्ञात है अथवा नहीं ज्ञात है, मैं अपडेट करा देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा आप लोगों को जो बेहतरीन प्रयास प्रीलिम्स तैयारी के लिए हो सकते हैं आरएएस के लिए, वो किए जा रहे हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रयास जो अभी किया गया है वो है कि आप लोगों को आरएएस प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि 30 सालों के हैं, वो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं रेगुलर एज पर प्रॉमिस। जो मैंने आपको पहले कहा था उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग उसे लेकर चल रहे हैं। आप अगर अभी तक उन सेशंस को नहीं देख पाए हैं तो देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का रेगुलर आपके सेशंस चल रहे हैं, जिसमें कि हम प्रीवियस 30 साल के पेपर डिस्कस करा रहे हैं। आपके जो रनिंग बैचेस हैं उनके अंदर माधव, नटराज और एकलव्य तीनों लोग इसे देख पाएंगे। और दूसरी चीज, चूंकि प्री बिल्कुल नजदीक है, इसलिए हमने डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। आप उन्हें भी अब देख सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की जो क्लासेस शुरू की गई हैं, वो चूंकि हमारे पास कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो रनिंग स्लॉट के पैरेलल में उन्हें चालू किया गया है। यदि आप अपने हिसाब से समय मैनेज कर पाते हैं कौन सी क्लास आपको देखनी है कौन सी नहीं देखनी है, क्योंकि यहां से आगे क्लासेस हमें ज्यादा से ज्यादा आपको देनी ही होंगी, क्योंकि भाई जैसे जैसे आप तैयारी में आगे इन्वॉल्व होंगे तो हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं। एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध हैं, आप उन्हें रोजाना देख पाएंगे। ठीक है, इसके साथ आप लोगों ने जो मुझे एक बार अपनी परेशानी बताई थी वो थी इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स में हमारी थोड़ी मदद करिएगा। तो इकोनॉमिक्स में मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी मतलब एक और टीचर को इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। श्रीकांत सर के साथ साथ हर्ष सर की क्लासेस भी अब आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स में हो रही हैं। ये 3 मेजर इश्यूज थे जो आपने मेरे सामने रेज किए थे, और मैं आज आपके सामने ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये तीनों ही इश्यूज मैं आपके रिजॉल्व कर चुका हूं। इसके बावजूद भी पढ़ना आप ही को होगा, और साथ में हम लोगों ने एक और प्रयास आपके लिए करने का निर्णय लिया है, और वो निर्णय ये है कि आने वाले समय में जो प्रीलिम्स की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इकोनॉमिक्स के टीचर्स को, इन सभी टीचर्स को जो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है, ये आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ वीडियोस, और हां एक चीज और हमने की है, और वो है जो आपके रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं आपकी तैयारी के हिसाब से। मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि आपको आरएएस के टेस्ट दूंगा, तो आरएएस के प्रॉपर टेस्ट चल रहे हैं, और उन टेस्ट का सॉल्यूशन भी प्रॉपर अब आपके सामने अपलोड कर दिया गया है, आप उन्हें देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो टेस्ट के सॉल्यूशंस किए जा रहे हैं, पहले जो सॉल्यूशन किया गया था उसके ऊपर बच्चों ने कुछ कमेंट्स किए थे, तो मैंने वो सॉल्यूशन प्राइवेट करा दिया। उसके बाद में जो दूसरा सॉल्यूशन अपडेट हुआ पहले ही टेस्ट का, फिर दूसरे टेस्ट का, उनका जो डिस्कशन किया है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने, टॉपर्स ने, जिनकी अंडर 100 में रैंक रही है, उनके द्वारा आपके सॉल्यूशंस डिस्कस किए गए हैं। विशेष रूप से वो आपका डिस्कशन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि प्री को कैसे टारगेट करना है। यदि कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट आपको अपने द्वारा अटेम्प्ट करके उस क्वेश्चन को बताएगा, और ये सब चीजें आप ही के सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जो भी आप लोगों ने, है ना। हाँ, एक बालक लिख रहा है जितनी उम्र नहीं है उतने साल का पेपर सॉल्व कर रहा हूं। तो ये आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपको ना इस चीज पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि सर ने हमसे जो जो वादे किए थे वो सारे पूरे कर दिए गए। देखिए, मैं कोई बिजनेसमैन व्यक्ति हूं नहीं, मैं आपसे बातें सुनता हूं, उन्हें बैठकर इंप्लीमेंट करता हूं, मेहनत करता हूं उन्हें आप तक पहुंचाने की। आप तक जो भी चीजें पहुंचाई गई हैं वो आप ही की सिफारिशों पर, आपकी ही सलाह पर पहुंचाई गई हैं। लेकिन अब तक जो चीजें मैं दे चुका हूं, मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस और दावे के साथ कह सकता हूं कि और कोई मेरे पैरेलल में ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं होगा। जो महंगी से महंगी फीस भी लोग ले रहे हैं, उन महंगी फीस वालों के पास भी वो सारे फीचर्स रेगुलर लेवल पर जो उपलब्ध मैं करा रहा हूं नहीं होंगे, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं। इतना ही नहीं, मैंने आपसे यह भी वादा किया है कि आप लोगों के, हाँ भाई, जिनके भी नोट्स रिलेटेड क्वेरीज थी, मैंने आपसे कहा था 15 अगस्त के बाद में वो रिजॉल्व होना शुरू हो गई होंगी। जिनके भी नोट्स डिलीवर होने हैं, अगेन मैं आपसे कह दूं, 20 तारीख तक हम सारे के सारे नोट्स डिलीवर कर चुके होंगे। ये हमारी टीम ने प्रण ले रखा है, यानी हमारे द्वारा सारे के सारे डिस्पैच और डिलीवरी 20 तारीख तक कर दी जाएंगी। इसके बाद अगर कुछ भी बचता है तो हमारी टीम रेगुलर लेवल पर उनके साथ कॉल पर रहेगी। और हां,
20 के बाद में अगर किसी ने भी ऑर्डर हमें प्लेस किया तो हमने अपने आप को एक कमिटमेंट दिया है कि जो भी प्रोडक्ट आएगा मार्केट में अगले 7 दिन के भीतर आपको या तो हम उसे डिलीवर कराएंगे और अगर डिलीवर नहीं करा पाए तो आपके पैसे रिफंड करेंगे। ये हमने अपनी टीम को कमिटमेंट दिया है। देखिए, शुरुआत में था हम लोगों को ना तो हमको ये पता था कि पेपर कैसे बनता है, मतलब नोट्स कैसे बनते हैं, हमें नहीं पता था। हमने प्रॉपर नोट्स बनाए, नोट्स बना के प्रिंटिंग कराई। फर्स्ट टाइम हमने नोट्स बनवाए, फर्स्ट टाइम हमने प्रिंटिंग करवाई, फर्स्ट टाइम हमने डिलीवरी करवाई। आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने रक्षाबंधन पर कहीं ना कहीं से कुरियर के थ्रू राखियां पाई होंगी या राखियां भेजी होंगी। उन्हें यह आइडिया होगा कि केवल कुरियर जब आप लगा भी देते हैं ना पैसा दे करके, तो भी वो प्रॉपर वहां से वहां तक पहुंच जाए, ये श्योर नहीं होता। हम लोगों को आपको बताते हुए आश्चर्य होगा आपको कि हमारे जो पैकेट्स है ना वो 500 रुपए जाने का ले रहा है और जब वो वहां से रिटर्न होता है तो भी हमसे ही 500 रुपए वसूल करता है, क्योंकि उसका तो 2 बार कुरियर चल गया। इतना भी हमने अपने लेवल पर अनुभव लिए कि कोई बात नहीं, हमारे अनुभव हैं, हमने अनुभव लिए हैं। लेकिन अब हम इस कसम पर पहुंच गए हैं, कहते हैं ना हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। मैं बाजीगर तो हूं नहीं, लेकिन यह जरूर मानता हूं कि मैं जीतना जान गया और जीतेंगे हम, ये कमिटमेंट ले लिया है। 20th के बाद में तो जो भी ऑर्डर होगा 7 दिन में, 20th तक जितने भी प्रकार के ऑर्डर्स हैं वो आप लोगों के पास डिस्पैच का मैसेज पहुंच चुका होगा। अश्योर रहिएगा, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारे कमिटमेंट्स आपके सामने हैं। जब मैं आपके सामने खड़ा रहूं तो इस कॉन्फिडेंस के साथ और इस कमिटमेंट के साथ कि बच्चों, अभी मैंने परसों एक कमिटमेंट लिया था आपके सामने। क्या लिया था कि मैं 15 सितंबर तक, मतलब आपका जो 1 महीना जो नेक्स्ट वाला आ रहा है, आपकी पूरी पॉलिटिक खत्म करा दूंगा। यकीन मानिए कि अगर बोल दिया है तो करा के ही दूंगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ठीक है ना। तो आप बस आश्वस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जो जो आज तक मैंने कहा है वो मैं कर पाया हूं, ये मुझे कॉन्फिडेंस है और इसी कारण से आप सबके सामने ये बातें बोल रहा हूं। चाहे RAS की टेस्ट सीरीज मैंने 999 में लॉन्च की हो, चाहे नोट्स मैंने 4500, जो जो आपसे बोला एज पर कमिटमेंट डिलीवर किया है। आप इस बात को क्या मान्यता देते हैं, हालांकि आप जिस साइड बैठे हैं उस साइड आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो सब हो ही जाता होगा, और लगना भी चाहिए ऐसा, तभी तो शायद मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाता है ये काम, क्योंकि आप इसे बहुत साधारण मानते होंगे, लेकिन मैंने इसे करके दिखाया है, आई कैन प्राउडली से, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। हाँ जी, किसी भी प्रकार का कमांडेबल एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। चिंकी बेटा, मैंने टेस्ट सीरीज के लिए भी मैंने अब प्रॉपर तरीके से, अब यहां तक कि अब जो टेस्ट होने वाला है उसका सेम डे सॉल्यूशन भी आपके साथ अपलोड होगा। देखिए, शुरुआत करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम लोगों ने शुरुआत करके सीखा है और करके दिखाया है। सर जी, सर आगे की इकोनॉमिक्स आप नहीं करवाएं। अंकिता बेटा, मेरी इकोनॉमिक्स 15 सितंबर के बाद गाजे बाजे से शुरू होगी और ये कमिटमेंट के साथ शुरू होगी कि चिंता मत करिए, जिस प्रकार से पॉलिटी के अंदर गोते लगवा रहा हूं इकोनॉमिक्स में भी लगवाऊंगा। डन है? सुमन मैं चेक करा लूंगा बेटा, है ना। MP से हूं, अगर 1 अक्टूबर को सेंटर जयपुर या अलवर मिलेगा तो आपसे मिल पाएंगे। बेटा अभी 1 अक्टूबर बहुत दूर है, पूछ लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश के नोट्स मिल गए? इंग्लिश के नोट्स फंडामेंटल के लिए लेकर आई विदुषी, बिल्कुल लेके आएंगे बेटा, है ना, वो हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलें आगे बढ़े, अभी करेंगे बेटा, ये भी अभी से, है ना। रवि लिख रहे हैं सर काश मेरे अंदर भी आपके जैसा कॉन्फिडेंस होता। बेटा बिल्कुल होगा, और ये तभी हो पाता है। मैं आपको कॉन्फिडेंस का केवल एक तरीका बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, और वो केवल इतना है, अगर आपको जीवन में कॉन्फिडेंस चाहिए ना, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे, जो कमिटमेंट करो ना बस उसे पूरा करने की तरफ निकल सको, इतना सा कर लेना। आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं, आपने कमिटमेंट किया कि मैं पहले कमिटमेंट, वादा पूरा करना। हम बहुत सारे वादे करते भी हैं, बहुत से वादों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद भी करते हैं, और अंत में फिर माफी भी मांगते हैं कि नहीं हो पाएगा। जैसे RNA का हमने वादा किया कि हम RNA लेकर आएंगे, हमने बहुत कोशिश की, नहीं ले पाए, लेकिन फिर हमने दूसरा उसी के अंदर एक अमेंडमेंट किया। RNA के अंदर हम 5 इशू डील करते थे, आज हम रेगुलर 3 इश्यूज आपके साथ डिस्कस करते ही हैं। तो ये कुछ चीजें हैं कि अगर आप कहते हैं ना, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो, कहते हैं ना कि वो आपने आसमान को टारगेट किया है तो पेड़ पर तो पहुंचेंगे ही, है ना। तो हिम्मत करिए, कोशिश करिए। मैं अपने आप की कितनी कैपेसिटी को एनहांस करता हूं ये आपके सामने है। चलिए फिर कोई नहीं, आते हैं फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। लंबे संवाद के बाद पहुंचे, आज आपका टेस्ट है
ओरल टेस्ट है। ओरल टेस्ट का मतलब यह हुआ कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जवाब देंगे। हमने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था, और इसके साथ ही फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे। हमने फंडामेंटल राइट्स की बहुत सारी बातें अब तक आपको बता दी हैं। मेरा प्रश्न है, अब आप इसकी बुराई करिए। एक एक करके कमेंट बॉक्स में बुराइयां लिखते जाइए। संभवतया कुछ लोगों के पास तो नोट्स भी पहुंच गए होंगे, उन्होंने शायद है वहां से देख लिया हो, और अगर आप लोग कहीं से भी इसे नहीं देख पाए हैं, ठीक है, तो आप लोग जल्दी से मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताना शुरू करिए। फंडामेंटल राइट्स में इतनी सारी खूबियां हमने बताई कि देश के अगर आप नागरिक हैं तो आपको फंडामेंटल राइट के आधार पर 6 मूलभूत फंडामेंटल राइट मिलने शुरू हुए। समानता मिली, स्वतंत्रता मिली, शोषण से विरुद्ध अधिकार मिला, आपको अल्पसंख्यकों के नाम पर अधिकार मिला, संवैधानिक उपचार, तमाम प्रकार के अधिकार आपको दिए गए। लेकिन उसके साथ साथ भी आपसे क्रिटिसिज्म पूछा जा रहा है। बताइए क्या क्रिटिसाइज करेंगे आप? हर्ष पाटिल ने एक पॉइंट मेंशन कर दिया है। वेरी गुड, मैं शुरू कर रहा हूं। पहला पॉइंट बच्चों की तरफ से आ चुका है, और एक पॉइंट ये आया है, और ये पॉइंट आपको लिखकर आने हैं भैया, है ना। एक्सेसिव लिमिटेशन, यानी हद से ज्यादा टोका टोकी। जैसे होता है कई घरों के अंदर एक कहावत है, जब आपकी शादी हो जाएगी तब शायद आप इस बात को ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, और नहीं भी है तो आप शायद इसको सोच और समझ पाएं कि घर की जो बहुएं होती है ना, उन बहुओं को बहुत सारी चीजें सुविधाओं के रूप में दी जाती हैं। सुविधाओं के रूप में, बेटा तुम घर की बहू हो, तुम्हारा ही सब कुछ है, अब तो तुम्हारा ही ये हो गया, वो हो गया। अब उस बहू को आपने सुविधाओं के नाम पर बहुत सारी चीजें बता तो दी। धीरे धीरे आपने ये बताना शुरू किया कि बेटा तुम इस घर की बहू हो, अब तुम्हें घर से बाहर जब निकलना है तो पर्दा करके बाहर निकलना है, नंबर 1 साहब। दूसरा, बेटा घर की अब तुम बहू बन गई हो, ये सारा सब तुम्हारा ही तो है, इस घर में तुम नई बहू बनकर आई हो, अब ये सब कुछ तुम्हारा ही है। अब जब सब कुछ तुम्हारा है, आराम से बेटा इसको बढ़िया से भोगो, लेकिन ध्यान रखना बेटा घर में ऊंची आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा साहब, मतलब घर के बाहर जाओ पर्दा करके जाओ, घर में ऊंची आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा देखो बेटा, घर में बड़े बुजुर्ग कई लोग रहते हैं, ऐसी स्थिति में जब घर में बाहर निकलो ना तो सर तक कपड़ा ढक के बाहर निकलना, ताकि ऐसा ना लगे कि आप उनकी अवहेलना कर रही हो। बहुत बढ़िया साहब। बेटा आपको हमने बहुत सारे ऑर्नामेंट शादी में चढ़ाए थे, आपको हमने नाक की नथ दी थी, यहां पर लगाने का जो भी होता है वो टीका दिया था, है ना, चूड़ियां दी थी। बेटा एनी टाइम इनको पहन कर रहिए, इससे लगता है कि आप शादीशुदा हैं। अच्छा साहब, बेटा आप इस घर की बहू हो, सब कुछ आप ही का है, अब आपको ना पूरे टाइम घर में साड़ी पहन के रहना है। बेटा आप घर की बहू हो, जब घर के लोग जगें उससे पहले आपको जग जाना है। सुनो, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। सोचो कितनी खूबसूरत किचन तुम्हारी है, सोचो तुम्हारे लिए कितनी सारी सुविधाएं हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ है, लेकिन जब सूरज निकले उससे पहले आपको जग के बाहर आना है। अच्छा साहब, बेटा अब देखो घर में कोई गेस्ट आए तो देखो घर की तुम गृह लक्ष्मी हो, तुमको तुम्हारे पास सारे धन दौलत सब है, लेकिन कोई गेस्ट आए तो उसको गेट से रिसीव करना है और उसको गेट तक ड्रॉप करके आना है। तो जनाब एक बात बताइए, आप घर की बहू होने के नाम पर ये सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है कहकर हमें आप ताना दे रहे हो, सुविधाएं दे रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। हमारे मूलभूत अधिकार भी कुछ ऐसे ही हैं, फंडामेंटल राइट भी ऐसे ही हैं। जैसे आपको सबसे पहले कह दिया गया समानता का अधिकार है आपको, आपने डे 1 में ही पहला पॉइंट रेज कर दिया, सर समानता रह कहां गई? संसद में मंत्री कुछ बोल देते हैं तो कुछ नहीं हो रहा, गवर्नर कुछ बोल रहा है तो कुछ नहीं हो रहा, अगर कोई राष्ट्रपति कुछ कह रहा है तो कुछ नहीं हो रहा। इम्यूनिटी दे रखी है आपने तो। सर आप कहते हो समानता दे रखी है, लॉ के सामने समानता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कहां है सर इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता कहां है सर? बोले क्यों? बोले सर कानून के अंदर इतनी सारी लिमिटेशंस आपने जो डाल रखी है, कुछ नहीं होता। मैंने कहा उसके अलावा? सर आप कहते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप खुद ही कर देते हैं। कैसे? महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन, जाति के लिए अलग रिजर्वेशन, बच्चों के लिए अलग रिजर्वेशन, आप सब कुछ अपने लेवल पर कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये सब कुछ है, लेकिन दे क्या रहे हो ये तो बताओ। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहां पर जो बातें बोलने के लिए, जैसे आपको कहा गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होता क्या है ये जानना हो तो डेनमार्क चलो, स्वीडन चलो। स्वीडन के अंदर आपने वो पालूदान को सुना है जो कुरान में आग लगाता हुआ देखा था आपने। सरकार हाथ बांध कर खड़ी है, पुलिस उसके सामने यूं खड़ी है, कुछ कर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि वो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। उसको लगता है कि उसका एक्सप्रेशन ऐसे ही होगा, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है।
उसके अलावा वो कुछ कर ही नहीं रहा। पुलिस वाले वहीं खड़े, दुनिया वाले क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, पुलिस कच क्यों करके नहीं रही? बोले साहब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके पास, हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप बाहर निकल के दिखाओ एक बार। सरकार ने मना कर दिया कि प्रोटेस्ट है, हमारे रेसलर्स उठकर संसद के सामने जाने लगे, उठा के पुलिस ने कूट दिया। किसान सड़क पर निकलकर आने लगे, सरकार ने बाहर ही रोक दिया, सीकरी बॉर्डर पर रोक दिया कि अंदर नहीं आओगे। हमारे यहां पर कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर तुरंत घोषणा हो जाती है कि बाहर नहीं निकलोगे। कहने का मतलब यह है कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स तो हैं, लेकिन उनमें एक्सेसिव लिमिटेशंस हैं। यह हमारी पहली क्रिटिसिज्म है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बताइए बेटा, दूसरा आप लोगों को क्या क्रिटिसिज्म लगा? हाँ जी, जिन्होंने नोट्स पढ़ लिए हैं और वो वहां से बता रहे हैं, मुझे पता चल जाएगा, आपके जो वर्ड का यूज है ना उससे समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने ऑर्गेनिक तरीके से बताएं। आंसर रटे रटाए बताओगे तो याद नहीं रहेगा, आप अपनी समझ से बताइए। हो सकता है दो चीजें कम बताओ, लेकिन यदि आपकी समझ ये चीजें बताएगी ना तो आपको संविधान अच्छे से समझ में आएगा। एक बच्चे ने लिखा आपातकाल के दौरान इनका स्थगन हो जाता है। बहुत बढ़िया, हालांकि उन्होंने नोट्स से ही देखकर बताया है, क्योंकि हमने अभी तक आपातकाल डिस्कस नहीं किया है। फिर भी बच्चों ने यह बताया है, अच्छी बात है। चलो इस विषय पर भी हल्की सी चर्चा अभी कर लेते हैं। आपातकाल के समय पर, हालांकि ये पूरी की पूरी इमरजेंसी के बारे में सारी कहानियां हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या होंगी, कैसे कैसे होंगी, लेकिन हां, फंडामेंटल राइट आपातकाल के समय पर छीन लिए जाते हैं। कौन सा फंडामेंटल राइट बचता है, क्या होता है, यह भी हम बताएंगे। जीने का अधिकार का मतलब क्या है, 20 आर्टिकल 20 और 21 का क्या यूज है बताएंगे, लेकिन अच्छी बात है। चलो लिमिटेशंस आती हैं और बताइए आपका खुद का। हां, जैसे तृप्ति ने लिखा नॉट परमानेंट कैन बी सस्पेंडेड, ये तभी बता पा रही हैं तृप्ति जब इन्होंने नोट्स पढ़ लिए हैं या फिर इनको पहले से कुछ बातें पता हो, है ना। सर फंडामेंटल राइट स्टेबल नहीं है, हर्षित ने लिखा। इनमें से एक हाथ में कुछ दिया गया पर एक हाथ से कुछ ले भी लिया गया। बहुत बढ़िया, मतलब इनके अंदर कोई भी स्थायित्व नहीं है, परमानेंसी नहीं है। जैसे हर्षित इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालोगे, क्या चीज ली गई और क्या चीज दी गई, स्थायित्व का अर्थ किस तरह से निकालोगे, कोई बताएगा? सौरभ लिख रहे हैं मूलभूत अधिकार की आड़ में निजी स्वार्थ पूरे किए जाते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, एक बार देखता हूं कि आप लोगों ने कितना समझा। बाकी मैंने तो बहुत डिटेल में चर्चा की है। नथिंग इज एब्सोल्यूट, बिल्कुल विनय, वो तो हमने लिमिटेशन के साथ में बता ही दिया। ललित लिख रहे हैं इनके अंदर संशोधन संभव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनके अंदर हम संशोधन कर सकते हैं। बहुत सही है। ये जो एक्सपीरियंस आप लोग लिख रहे हैं ना, बस यही चीजें लिखनी है। हाँ, प्रियंका लिख रही है सर इनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं है, बार बार न्यायपालिका अपने अनुसार व्यक्त करती। प्रियंका ने जो कमेंट लिखा है ना, ये है जेन्युइन कमेंट। जेन्युइन कमेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक प्रकार से ये वाली लाइन उनको नोट्स में लिखकर नहीं दी गई थी, और जब नहीं लिखकर दी गई थी तो उन्होंने इस बात को समझकर लिखा है। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। उन्होंने जो लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है, इसकी व्याख्या स्पष्ट नहीं है। व्याख्या स्पष्ट नहीं है का मतलब है इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। बोले सर लिखा है आपने, नहीं, उन्होंने जो व्याख्या प्रियंका ने बात लिखी है ना, वो मायने योग्य है। जैसे हम कहना क्या चाहते हैं इस विषय पर, उसको समझिएगा। देखिए, इस विषय पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है वो ये है, माना कि विषय वस्तु को लेकर क्लैरिटी नहीं है। क्या क्लैरिटी हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। कैसे? जब हमारा देश का मूल अधिकार संविधान में लिखे गए थे, उन संविधान के मूल अधिकारों को लिखते समय हमने आज तक उनमें यही पाया है कि सुप्रीम कोर्ट मन में आती है तब उन्हें अपने आप से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से प्रमोट कर देती है, कह देती है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर है, हम इसे छेड़खानी नहीं कर पाएंगे, यह मूल ढांचा है, हम इसमें छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। अगर यह स्पष्टीकरण रखते तो आज मूल अधिकारों के नाम पर लड़ाइयां ही नहीं हो रही होती। आज अगर संपत्ति का अधिकार हटाना पड़ा, इतने बड़े संविधान संशोधन के माध्यम से चीजें परिवर्तित करनी पड़ी, क्लैरिटी का अभाव था तभी तो हुआ। पहले से क्लियर होता तो आज भी ये कह नहीं सकते कि आगे कौन सी चीज परमानेंट चलेगी। बहुत अच्छा पॉइंट है, शाबाश। बिल्कुल,
योगेंद्र लिख रहे हैं राजनीतिक अधिकार सर्वोपरि है, उसके ऊपर जज भी कुछ नहीं कर सकता। रिसेंट दिल्ली बिल, बेटा ये मूल अधिकार से नहीं है योगेंद्र, अब देखिए फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, मूल अधिकार से रिलेटेड जो बातें हैं ना वो लिखिए। पर्ल मनु लिख रहे हैं सर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एफडी को मूलभूत ढांचे से डाल दिया। मैंने बता दिया बेटा, है ना, ये सारी चीज मैंने क्लियर कर दी। आगे बताइए। प्राकृतिक असमानता तो है, नूरजहां लिख रही हैं सर समानता का अधिकार तो है लेकिन प्राकृतिक असमानता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो असमानता की तरफ है या फिर ये मानने की तरफ है कि हमारे देश के अंदर जो भी चीजें दी जा रही हैं उनके अंदर कोई भी यह क्लैरिटी नहीं दे पा रहा कि यदि आप वकील हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश में न्याय के लिए बहुत सारे लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अफजल को फांसी होगी या नहीं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट रात को 2 बजे भी खुल जाता है। या फिर कोई भी बड़ा वीआईपी आदमी हो, उस आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट एनी टाइम ओपन हो जाता है, केस की सुनवाई तत्काल प्रभाव से हो जाती है। आप और हम जैसे जो लोग हैं, जो साधारण नागरिक है, वो इनकी प्राप्ति के लिए तारीख दर तारीख केवल इंतजार करता रहता है। सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता देखकर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो एकदम ही खाली है, उसके पास इतना टाइम है कि बस मुद्दा लेके पहुंचो वो तुरंत सुन लेगा। वास्तविकता तो ऐसी नहीं है, इतने सारे केस लंबित हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट तत्काल प्रभाव से, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे फिर राम मंदिर का मामला हो, चाहे राहुल गांधी का मामला हो, चाहे अफजल का मामला हो, तुरंत सुनवाई कर लेता है। यह विषय अपने आप में दर्शाता है कि यहां पर न्याय के अंदर कानूनी रूप से यह वकीलों का स्वर्ग है, एडवोकेट्स का स्वर्ग है, लॉयर्स का स्वर्ग है हमारा संविधान। वो अपने हिसाब से जानते हैं कि क्या लगाने से उन्हें इस चीज का मौका मिल पाएगा। आपके ऑब्जर्वेशंस इसका क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। कुलदीप लिख रहे हैं सर अधिकारों की जगह ड्यूटी पर कम ध्यान दिया गया है। बहुत बढ़िया। रविशंकर लिख रहे हैं सर कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये आम आदमी को समझने में बड़ी दिक्कत देते हैं। बिल्कुल सही है, जब से आपने क्लासेस पढ़ी हैं तब से संभवतः आप लोगों को भी ये समझ में आने लगा होगा कि फंडामेंटल राइट्स कुछ होते हैं। बिना क्लासेस पढ़े तो आप लोगों को ये पता भी नहीं था कि हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हमारे फंडामेंटल राइट्स तो हैं, लेकिन उसको लेकर के सरकार के पास में कोई थ्योरी नहीं है। मान लीजिए कि आज हमारी सरकार जनता के सामने जाकर के बहुत सारे वादे करती है। क्या कभी आपने किसी सरकार, जैसे मोदी जी ने लाल किले पर जाकर भाषण दिया, 3 तरह की घोषणाएं कर दी, हम ये करेंगे, हम यूं करेंगे, हम ये करेंगे, 3 तरह की घोषणाएं उनके द्वारा कर दी गई। क्या कभी भी किसी भी राजनेता ने लाल किले की प्राचीर से या कहीं से भी किसी कॉमन भारतीय को यह याद दिलाया है कि ये तुम्हारे अधिकार हैं, आपको ये अधिकार मिलने चाहिए? कोई याद नहीं दिलाता। हमारे अधिकार के नाम पर हमें आरक्षण याद दिलाया जाता है ताकि आरक्षण के नाम पर किसी पर्टिकुलर वोट बैंक को साधा जा सके। लेकिन क्या कोई ऐसा कैंपेन या कोई सरकार की कोई नीति, आइडियोलॉजी, जैसे भारत के बारे में कहा जाता है भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, ये एक फिलॉसफी है। फंडामेंटल राइट की फिलॉसफी क्या है? हमें फंडामेंटल राइट क्यों दिए गए? हम अपने लेवल पर खुश हैं कि हमें अधिकार मिल गए, हम स्वतंत्र हैं। क्यों दिए गए इसका कोई दर्शन नहीं है हमारे पास में, इसकी कोई फिलॉसफी नहीं है कि हमने इसको क्यों माना हुआ है। ठीक है ना, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। लॉयर्स का हेवन है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इसके साथ साथ SC ST को आरक्षण, बाकी को नहीं, ये बिल्कुल अगेन गलत एक्सप्लेनेशन है आपका, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि आरक्षण लाया क्यों गया है ना। हाँ, आर्टिकल 12 और 13 डिफरेंट है नहीं। एक बालन का प्रिवेंटिव डिटेंशन, बहुत बढ़िया बात, ये अपने आप में इतनी बड़ी चीज है हमारे देश के अंदर। प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये हमने आपको पहले भी बताया था और अभी फिर से बता रहे हैं कि आप में से किसी को भी केवल इस आधार पर कि आप देश के लिए खतरा हो सकते हैं, आपको जेल में डाल दिया जाए। आप विचार करिए, जैसे आज मैं पूरे टाइम पब्लिक लाइफ में हूं, आप लोगों के सामने लाइव रहता हूं, दुनिया में, देश में घूमता हूं, अपनी चीजें व्यक्त करता हूं, लेकिन मन में अगर मेरे कोई डर है तो वो डर क्या है कि मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए जो डे 1 में ही देशद्रोही या राजद्रोही सिद्ध हो जाए। कोई ऐसी अभिव्यक्ति या कोई ऐसा विचार मेरे मत से, और ये मेरे ही नहीं, जितने भी आप लोग पब्लिक लाइफ में जाएंगे उन सबके मन में जो डर है। डर क्या है? जैसे कुछ लोग कहते हैं और साहब आमिर खान ने कहा कि उसे डर लगता है देश में, लोगों ने उसको खींच के ट्रोल कर दिया। असल में डर आप सबके अंदर है। वो डर किस बात का है? हमारे इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का है, हमारी भाषण और अभिव्यक्ति के अंदर दी गई लिमिटेशंस का है। सर डरना जरूरी है,
तभी डर का शासन होता है। शासन तो डर से ही चलता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब डर से ही शासन चलता है तो महात्मा गांधी जी इसी वजह से अपने आप को अनार्किस्ट कहते थे। यानी वो कहते थे कि मैं अराजकतावादी हूं। आप में से कुछ लोग कहेंगे अराजकतावादी, सर ये तो अराजकता के आधार पर तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गांधी जी ने इसी कारण से सरकार में हिस्सा ही नहीं लिया। वो क्यों हिस्सा नहीं लिए? उनका केवल इतना सा मत था कि सरकार केवल शोषण का अधिकार रखती है, सरकार पुलिस के माध्यम से अपनी बातें चलाती है और अंग्रेजों में और सरकार में कोई फिर बड़ा अंतर नहीं रह जाएगा, केवल डर का साया होगा और डर के तहत लोगों को रखा जाएगा। गांधी जी ने केवल इतना कहा कि अगर शासन चलाना है तो जनता को पहले सक्षम बनाओ कि वो अपनी ड्यूटी समझें, लोगों को यह समझाया जाए, ग्रामीण स्वराज की भावना लाई जाए, गांवों के अंदर स्वशासन का भाव लाया जाए, लोग अपने लेवल पर खुद का निर्णय कर सके, ऐसा भाव उनमें लाया जाए, उन पर शासन ना किया जाए। लेकिन गांधी जी की बात को उस समय नहीं माना गया। इसी वजह से गांधी जी देश की आजादी के बाद ना तो संविधान सभा में बैठे और ना ही पदों को किसी ना किसी प्रकार का कोई पद हासिल किया। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे हो, है ना। तो ये जो भाव है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद बताइए, विधि और स्टेट परिभाषा स्पष्ट नहीं। विधि और स्टेट की परिभाषा स्पष्ट नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। स्टेट की परिभाषा, लॉ की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। लॉ एंड स्टेट इज नॉट क्लियर। बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है आपने, एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उठाया है। सरकार किसे लॉ मानेगी किसे नहीं, आर्टिकल 13 में 368 का क्या महत्व होगा, इस बात को लेकर के इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट आपस में भिड़ ली, कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि लॉ में माना जाएगा संविधान संशोधन को या नहीं, इसकी भी स्पष्टता नहीं है। तो ना तो लॉ शब्द क्लियर है हमारे यहां पर, ना स्टेट शब्द क्लियर है। आज भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो असल में रटते हैं कि ये स्टेट की परिभाषा में आएगा, कोई हल्का सा प्रश्न को ट्विस्ट कर दे, खत्म कहानी, फिर खोजा जाएगा कि नया तो कुछ उसमें ऐड नहीं किया गया है। कोई भी चीज, जैसे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 के अंदर ये क्वेश्चन लिख दिया गया कि ये हमें जीने का अधिकार देता है, जीने की अधिकार देता है ना, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन आर्टिकल 21 के अंदर इतनी अस्पष्टता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हर फैसले में विदेश जाने का अधिकार, फोन ना सुने जाने का अधिकार, अच्छे से सोने का अधिकार, है ना, ये प्रदूषण मुक्त, वायु प्रदूषण रहित अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से निकल कर आ रहा है। यानी हमारे जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पष्टता का अभाव है, स्पष्टता है ही नहीं, सरकार के द्वारा व्याख्याएं दी जा रही हैं। जैसे राइट टू हियर, जीने का अधिकार, मेरे को सुने जाने का अधिकार, चुनाव के अंदर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो चुनाव के अंदर जो सूचना मांगी गई है उसका अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन कई बार इस बात को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर चुनाव में जा रहे हैं, आपका इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, जो चुनाव लड़ने आ रहा है वो आपका मूल अधिकार है, लेकिन आरटीआई मूल अधिकार नहीं है। आरटीआई क्या होता है मैंने एक चर्चा की थी, कभी भविष्य में बताएंगे, लेकिन उसको मूल अधिकार की परिभाषा से वंचित किया हुआ है ना। इसका मतलब हमारे यहां पर अस्पष्टता बहुत ज्यादा है व्याख्या के अंदर। आर्टिकल 19 में किस चीज को माना जाएगा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है, क्या अभिव्यक्ति है क्या नहीं है, इसको लेकर बड़ा वेग तरीका है, पता ही नहीं है क्या चीज अभिव्यक्ति है क्या नहीं है। पेंट बनाना अभिव्यक्ति है या नहीं है, कार्टून बनाना अभिव्यक्ति है या नहीं है, किस चीज को लेकर किस समय केस हो सकता है नहीं पता। जैसे एक बड़ा प्रचलित केस हुआ है जिसके बारे में विवेक बिंद्रा कई जगह कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का स्केच बना दिया और वो स्केच चलता हुआ स्केच बना दिया उन्होंने, उसके ऊपर उनके ऊपर केस हो गया कि नहीं आपने ऐसा क्यों कर दिया। स्पष्टता का अभाव है कि अभिव्यक्ति में भी क्या चीज अलाउड है क्या नहीं है। ये चीजें हमें क्या बनाती हैं, इसी वजह से कानूनी रूप से ये वकीलों का स्वर्ग कहा गया है ना। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हो। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। किताबी भाषा में दिव्या लिख रही है कि ये बहुत अच्छे हैं लेकिन सर मूल रूप से ये बहुत बेकार हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और बताइए, आपने इतनी सारी चीजें सुनी, क्या आपने फंडामेंटल राइट में कहीं भी ये सुना? बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से सोचना। हमें सब तरह की बातें दी गई, सुनने में बहुत अच्छा लगा। मैं 3 बातें लिख रहा हूं। अभी जब आप लोग है ना मेंस के समय पर पढ़ाई करेंगे, अभी तो हम प्री ओरिएंटेड चल रहे हैं, प्री कम मेंस ओरिएंटेड चल रहे हैं, लेकिन जो डेडिकेटेड मेंस में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है,
अब जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चलेंगे ना, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक थिंकर आता है जिसका नाम है मैस्लो। हम पढ़ाएंगे उसको, आप लोगों तक पढ़ाएंगे। तो मैस्लो के बारे में प्रश्न है कि मैस्लो ने रोटी, कपड़ा और मकान को बुनियादी आवश्यकता में रखा है, यानी कि प्रारंभिक आवश्यकता के अंदर उस चीज को रखा है। बड़ा प्रश्न बना कि मैस्लो ने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की है कि वो मूलभूत आवश्यकता है। हमारे देश में सब तरह की आवश्यकताएं पूर्ति की जा रही हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हमने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर ली। आपको कानून के समक्ष समानता मिलेगी, आपको पढ़ाई के अंदर मौके मिलेंगे, आपको विभेद, कोई जाति सूचक शब्द से संबोधित नहीं करेगा, आपको कोई भी कॉलेज में पढ़ना होगा तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, आपको मंदिर खोलना हो खोल सकते हैं, आपको रिलीजियस एक्टिविटी करनी है कर सकते हैं, आपको जेल में डाल दिया आपको बचा लिया जाएगा। अरे भाई, जो मेरी बुनियादी आवश्यकता है, जो मेरी सबसे पहली सामाजिक आवश्यकता है, उसके बारे में कोई बोलेगा क्या? कहीं पर भी यह बात मेंशन की गई है कि आपको समय पर भोजन मिलेगा? क्या किसी ने यह बात बोलने का कष्ट किया है कि आप देश में पैदा हो गए हैं, अब आप इस देश की धरोहर हैं, अब आपका ख्याल रखा जाएगा, आपको भूखा नहीं सोने दिया जाएगा? क्या इतना मुश्किल टास्क है क्या ये? आज हमारे देश में करोड़ों रुपए की सड़कें बनती हैं, लेकिन फिर भी ना जाने कितने करोड़ भारतीय भूखे सोते हैं। भूखे सोने के लिए क्या हमारे देश में इतने प्राकृतिक संसाधन, अब हम समृद्ध हैं, दुनिया के अंदर एक बड़ी इकोनॉमी होने का दावा ठोकते हैं, क्या हम अपने देश में किसी व्यक्ति को यह कह सकते हैं गारंटी से कि आपको भूखा नहीं सोने दिया जाएगा? गरीबी रेखा से हम बाहर निकलने की बात करते हैं, क्या कुपोषण से बाहर निकलने की बात करते हैं? यानी हमारे यहां पर मूल अधिकारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो सामाजिक भाव का अभाव है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बातें बढ़िया बढ़िया हैं, लेकिन किसी ने हमारे साथ में यह नहीं कहा कि आपको सामाजिक महत्व की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है? हां, प्रकाश ने लिखा गरीबी, भुखमरी और रोजगार। इस पर बिल्कुल देखो कितना अच्छा बात बोला है इन्होंने। हमने समाज की बात बोली, इन्होंने कहा सर रोजगार की भी बात नहीं की गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रोजगार की भी कोई गारंटी नहीं है। रोजगार गारंटी अधिनियम ले आते हो, मनरेगा लेकर कहते हो 100 दिन के अंदर 100 दिन की का रोजगार आपको मिल जाएगा, 100 दिन का रोजगार मिल जाएगा। आप कहते हैं कि देश हर दिन नया बनता जा रहा है, देश में नव निर्माण हो रहा है, रोजगार 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 सब मिल, आप करिए ना, साल भर की रोजगार की गारंटी दीजिए ना। जब 100 दिन का टारगेट है तो कोई सरकार क्यों ये नहीं कहती कि हम अगली बार आएंगे तो हम 200 दिन का रोजगार की गारंटी देंगे, हमें मुफ्त आटा, हमें मुफ्त बिजली, हमें मुफ्त पानी, ये तो बांटने की बात की जाती है, लेकिन ये केवल क्या वोट बैंक के लिए है? क्या हम हक से ये नहीं कह सकते? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सर जब आप इतना सस्ता दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपकी मंथली करंट अफेयर की मैगजीन रिलीज की, मंथली करंट अफेयर की मैगजीन रिलीज की, 30 रुपए हमने प्राइस रखी। 30 रुपए में हमारे पास कुछ भी पैसा उसका बन के नहीं आता। आप कहते हैं सर क्यों ऐसे बोलते हो? सर बेटा, उसके पीछे जो टीम लगती है ना, उन सबकी तनख्वाहें इतनी होती हैं, बन के आना, टाइप होना, कंटेंट सर्च करना, बनाना, प्रिंट कर उसको फॉर्मेट में डाल के पहुंचाना, जितना आप पे करते हो उतना यूं क्यों चला जाता है। कुछ लोग कहेंगे सर फ्री में कोई चीज क्यों नहीं कर देते? जैसे लास्ट टाइम हमने एक प्रयोग करके देखा। क्या प्रयोग करके देखा? हमने RAS प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक बैच लॉन्च किया था 200 रुपए में, ऑफलाइन लॉन्च किया था। मेरे मन में था कि जब मेरा RAS का एग्जाम पास हुआ तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने भावनाओं में आकर बोल दिया कि मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट 200 रुपए के अंदर पढ़ाऊंगा। मैंने जो सबसे बड़ी चुनौती महसूस की ना, जिसके बाद मैंने ये कसम खा ली कि नहीं, ये फ्री वाला कंसेप्ट सबसे फेलियर कंसेप्ट है इस देश का। क्यों? आदमी के अंदर खुददारी खत्म हो जाती है। आज जो भी मैं आपकी फीस रखता हूं ना, इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि आप प्राउडली कह सकते हैं कि मैंने इस चीज का पेमेंट किया है, आप मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये जो भाव आपके अंदर आया, मैं आपसे ये कहूं कि आपने कई बार देखा होगा, कई बार अपन लंगर में खाना खा रहे होते हैं, सरकार क्यों ऐसा करती है कि 8 रुपए में थाली लगाती है, 5 रुपए में थाली लगाती है, सरकार फ्री में भी दे सकती है। क्यों? आप जब भोजन खाएं ना, तो आप गर्व से खाएं कि ये मैंने पे करके खाया है। आपको अगर कोई दान में खिलाता है ना, तो आपके अंदर एक ऑब्लाइज का भाव आ जाता है, सामने वाले के प्रति आस्था का, अरे हाँ मेरे ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा एहसान किया है,
वो वाली जो चीज है ना, वो आपको इस चीज से बचाती है। तो हमारे यहां पर किस चीज का अभाव है? दोनों ही चीजों में। ना तो हमारे रोजगार की कोई गारंटी दी गई है, ना ही हमको सामाजिक, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से हमारी कोई गारंटी यहां नहीं है। सामाजिक और आर्थिक पक्ष का अभाव है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? राइट्स की जानकारी का अभाव तो है ही बेटा। जितनी फ्रीडम उतने प्रतिबंध, बिल्कुल सही। एक बार जरा थम्स अप करके बताइए, क्या आपको आज फंडामेंटल राइट पढ़ने के बाद उनके क्रिटिसिज्म समझ में आ गए? अगर आपसे कहा जाए कि इसकी बुराइयां लिखो, तो आप फर्स्ट हैंड बुराइयां लिख पाओगे? अपने लेवल पर बुराइयां लिख के आ सकोगे? थम्स अप करके बताइए। बच्चा लिख रहे हैं, एक बच्चा लिख रहा है रासू का, एक बच्चा लिख रहा है पुलिस की गुंडागर्दी। बेटा वो सारी चीजें किस में आ गई? स्पिनेटिव डिटेंशन के अंदर आ गई ना। ये इसी के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो था, इसके अंदर यही चीज तो मेंशन की गई थी। ठीक है, क्लियर? अब आप मेंस के ओरिएंटेड ये आंसर लिख के आ सकेंगे, है ना? अच्छा, अब जल्दी से 5 मिनट में ना फंडामेंटल राइट्स की तारीफें भी कर दो। बुराइयां तो खूब कर ली। जैसे जैसे मैं आप एक काम करता हूं, चलो, है ना, एक बहुत बड़ी रिस्क लेता हूं मैं। आप मेरी तारीफें खूब करते हो, चलो मेरी बुराई कर लो। मैं पत्थर रख करके मेरी कुछ बुराइयां करो। मैं मेरी बुराइयां पहले लिख देता हूं, उसके बावजूद भी मैं आपसे बुराइयां पूछना चाहता हूं। जल्दी से सबका 5 मिनट लूंगा, आप अपनी तरफ से मेरी बुराइयां लिखिए। मैं मेरी पहली बुराई जो लिख सकता हूं, जो मुझे पता है, वो क्या है? टाइम पर नहीं आना। बस इसके पीछे मेरे पास बहुत सारे स्पष्टीकरण हैं, लेकिन स्पष्टीकरण के अलावा अब मेरी बुराइयां लिखिए, जल्दी करिए। मेरी बुराई लिखनी है, जल्दी बोलिएगा। और आपको और कोई नहीं देख रहा है, आप आराम से खुलकर लिख सकते हैं। 5 मिनट में लिखना है। जैसे फंडामेंटल राइट्स की आपने क्रिटिसिज्म लिखी ना, सोचो हमारे फंडामेंटल राइट इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमें आजाद होने का अनुभव दिया। आजाद होने का अनुभव दिया का मतलब समझ रहे हैं? उसकी वजह से आपको पता चला कि आजादी होती क्या है। आपको स्वतंत्रता मिली, समानता मिली, फिर भी हमने भर भर के क्रिटिसिज्म सबने लिखा। मेरे अंदर अच्छाइयां खूब सारी हो सकती हैं आपकी नजर में, तभी आप पैसा देके मेरे पास पढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक और साहस मैं करता हूं जिसके माध्यम से मैं अपना एनालिसिस, आत्म अवलोकन कर पाऊंगा। बहुत बहुत हिम्मत करके मैं कमेंट बॉक्स देखने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान, बुराई जांचना बहुत मुश्किल टास्क होता है साहब। चलिए, हां, शुभम ने लिखा, बहुत अच्छी बात है, रोज क्लास नहीं लेना। बहुत सही, ये मुझे सुनना है। शानवी लिख रही है, सर यू आर बेस्ट, यही बुराई है। नहीं 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 नहीं। गोल्डन क्लाउड लिख रहे हैं, सर गुरुदेव योगा टीचर की वो तो। नेहा लिख रहे हैं आयरन मैन। तारीफ नहीं लिखनी है, तारीफ नहीं लिखनी है, तारीफ नहीं, बुराई लिखनी है। मेरी बुराइयों में टाइम पर ना आना पहली बुराई, और रोज क्लास ना होना दूसरी बुराई। डन। आपने मुझे हटा ली, ये कोई बुराई नहीं। हाँ जी, शैंकी ने लिखा, टाइम पर पीसीएस का बैच नहीं लाना। बिल्कुल, ये यूपी पीसीएस वालों की वो है, और बीपीएससी वालों की भी शिकायत है हमसे। टाइम पर बैच नहीं लाना। टाइम पर आपने प्रॉमिस किया था कि आप बैच लाएंगे, बिल्कुल सही। मैं दूर करूंगा इन्हें, मैं कोशिश करूंगा। देखिए, मुझे पता रहेगा तो मैं बिल्कुल दूर करूंगा। प्रज्ञा लिख रही है, सर कभी कभी स्टूडेंट्स को ज्यादा एम्बेरस कर देते हो बच्चों के साथ, मतलब उनको शर्मिंदा कर देता हूं। ठीक है,
तारीफ तो आप हर दिन करते हैं, आज खुल के बुराई करिए। आशीष लिख रहे हैं मुंह टेढ़ा है, शक्ल गंदी है, पेट निकला है। ये बॉडी शेमिंग, बॉडी शेमिंग बुराई नहीं है, पहले समझिएगा। बॉडी शेमिंग, और वो करनी भी नहीं चाहिए। मतलब आप अगर क्रिटिसिज्म कभी करें ना, तो इस शब्द का कभी किसी का मत करिएगा। कोई व्यक्ति कैसा दिखता है, कोई व्यक्ति मोटा है, काला है, छोटा है, बौना है, विकलांग है, दिव्यांग है, जो भी है, उसके ऊपर कभी कोई बुराई नहीं करनी होती है ना। मैं कैसा दिखता हूं, आप उसकी कतई प्रशंसा भी मत करिए, बुराई भी मत करिए, क्योंकि ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। जीवन में जो चीजें आपको करने योग्य हैं, अब जैसा भी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप मुझे ये कहें कल को सर आप जो है ना बहुत छोटे हैं, आप 6 फीट के हैं लेकिन छोटे लगते हैं, आप बहुत लंबे हैं सर, होना चाहिए था 5 फीट, नहीं, जो आपके हाथ में नहीं है ना, वो कभी भी किसी तरह से मत लाइए। गुस्सा कभी कभी ओवर हो जाता है, ठीक है, गुस्सा, हे भगवान, ठीक है, गुस्सा है, ठीक है, आरएनए, हाँ आरएनए, सर आपकी बुराई में भी अच्छाई है, तारीफ नहीं करनी है। सर आप सारे काम लाइक कोई कोर्स लाना है, पर वो आप हमसे करवा लेते हैं। आप में कोई बुराई नहीं है, नहीं नहीं, आपने पतला होकर अच्छा नहीं किया, नहीं, आप गुस्सैल हैं। देखो गुस्सा होने का बहुत बड़ा कारण भी है। मतलब मैं पहले गुस्से वाला नहीं होता था, वर्दी के साथ गुस्सा आता है ना, मतलब हमारी थोड़ा सा टेम्परामेंट का पार्ट हो जाता है। खैर, मीटअप नहीं करते, गूगल मीट ही कर लीजिए, ये बात भी सही है, ये मैं करूंगा यार, मैंने बोला था। गेट टुगेदर नहीं करते, बहुत प्यार, बुरा भी नहीं लगा, हमें अकल भी आ जाती है, बुरा भी नहीं लगता। इकोनॉमिक्स क्लास नहीं ले लूंगा। सर का पतला हो जाना, दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, आप हमेशा सामाजिक नॉलेज नहीं देते, मजा नहीं आ रहा, क्लास के लिए वेट करना पड़ता है, यही बुराई है। अब आप तारीफ कर रहे हैं, छोड़िए। लेकिन हाँ चलिए, अब यहीं पर रोकता हूं मैं, अपनी बुराइयां आप मैंने ले ली, इन पर मैं काम करके दिखाऊंगा। हे भगवान, मुझसे ये काम पूरे करवाना, टाइम पर नहीं आना। देखो ये मेरे लिए बहुत टफ टास्क है, बहुत ज्यादा टफ टास्क है, लेकिन हाँ फिर भी ये मतलब जैसे होता है ना, जैसे सर आपने पतला होना कैसे से सोचा, मैंने कहा मीठा छोड़ दिया, ऐसे लेट आना मेरी फितरत में है। मतलब शायद मैं पैदा भी हुआ होऊंगा तो डॉक्टर ने जो टाइम दिया होगा उससे भी डिले ही हुआ होऊंगा मैं, है ना। तो ये मैं गंदी आदतों में शुमार है। फिर भी मैं आपकी जो पेड बैच की क्लास है ना, उसमें अगर 8:30 का टाइम है तो 8:35 या 36 तक आ जाता हूं। मैंने 7 मिनट की लिमिट सेट कर रखी है, तो ये काम मैंने 7 मिनट का सेट कर रखा है, ये हो जाएगा। रोज क्लास नहीं लेना, रोज क्लास नहीं लेने का मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। रोज क्लास नहीं हो पाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेरी व्यस्तताएं, आप लोगों के लिए प्लानिंग करना, बहुत सारे एक्सक्यूज हो सकते हैं। लेकिन एक जो मैं कमिटमेंट दे सकता हूं वो ये है कि अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 15 सितंबर तक आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर वो खत्म हो जाएगी। इसके लिए फिर चाहे मैं आपके स्लॉट पे क्लास ना लेकर किसी भी समय क्लास लेकर, जैसे उदाहरण के लिए अभी रिसेंट डेज में क्या होता है, रात के समय हमें गश्त पे जाना पड़ता है, रेड पे जाना पड़ता है, कई बार आपकी क्लास इसलिए कैंसिल हुई है। आप में से कई लोगों के मन में एक बड़ा प्रश्न होता है कि सर आप नौकरी के साथ साथ ये काम कैसे कर लेते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि आपकी क्लासेस होती कब हैं? ऑफिस आवर्स के बाद होती हैं, है ना। आप अगर नोटिस करेंगे ना, मेरी सारी क्लासेस को अगर आप ढूंढ के निकालेंगे तो वो इवनिंग आवर्स में है, 8 से 9। मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं है, दिन भर में कोई क्लास नहीं है। सुबह अगर कोई क्लास भी है तो उस बीच में मेरे पास ऑफिस आवर्स होते हैं, मैं ऑफिस में होता हूं। कई बार हमको रात को भी गश्त पे जाना होता है, रेड पे जाना होता है, तो उस समय आपकी क्लासेस मेरे को कैंसिल करनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरे पास कोई और स्लॉट नहीं होता। लेकिन हुआ यह है कि अभी क्या है ना, कि ये जो 15 सितंबर का मैंने टारगेट लिया है आप लोगों के लिए, इसके लिए मैंने क्या सोचा है मैं वो बता देता हूं कि आने वाले टाइम में मैं अगर आपकी क्लास दिन में नहीं ले पाया, मतलब रात को नहीं ले पाऊंगा, तो मैं सुबह ही आपकी क्लास लेकर चला जाऊंगा। हो सकता है उस समय आप में से कुछ लोग लाइव ना आ पाए, वो इसको बाद में देख सकते हैं, है ना। इसकी आप मुझे परमिशन दीजिएगा। हो सकता है 8:30 पर आपका क्लास का टाइम होता है, मैं उस समय अवेलेबल ना रहूं, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, जिसके कारण मैंने कहा ना गुस्सा, वो गुस्सा जिस कारण से है वो कारण यही है कि हमारे पास में एक ड्यूटी और भी है।
उस ड्यूटी के साथ साथ अगर मैं आपकी क्लास नहीं कर पाता हूं तो मैं मॉर्निंग आवर्स में आपकी क्लास कर लूंगा। कृपया करके इस चीज को, है ना, इस चीज को कृपया करके आप मुझे, है ना, अलाउ करिएगा। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये आप प्लीज इस काम को पूरी तरह से मेरे लिए मानकर चलिएगा। अच्छा, और रही बात बच्चों के साथ शर्मिंदा करने की ना, तो कई बार क्या होता है बेटा, इसका भी मैं सफाई दे देता हूं, सफाई दे रहा हूं। हालांकि मैं इस पे कंट्रोल करने की कोशिश बहुत करता हूं। मैं अपनी, जो मैं रियल में जितना गुस्से वाला हूं, कभी आप मेरे परिवारजनों से आकर पूछिएगा, मेरे स्टाफ से आकर पूछिएगा, मैं बिल्कुल भी ऑर्डर मतलब बिगड़ा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाता। मतलब मुझे हर चीज एकदम प्रॉपर चाहिए होती है। मुझे जो चीज मैंने बोल दी वो एकदम एग्जीक्यूट होनी चाहिए। मैंने जो काम बोल दिया वो होना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने अक्सर एक लाइन दोहराता रहता हूं, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। असल मायने में इस मुस्कुराहट के पीछे जो व्यक्ति है ना, वो आप तक मुस्कुराकर पहुंचे, इसके लिए बहुत मेहनत करता है। अपनी टीम के साथ निरंतर कॉल पे रहना, तो वो एक झुंझलाहट होती है समटाइम्स अंदर हमारे, कि यार मैंने इतनी कोशिश की तब भी नहीं कर पाया। जैसे मुझे बुक्स के नाम पर बहुत झुंझलाहट आई है, आपको यकीन नहीं होगा। खैर ये कहानियां हैं, मतलब पीछे की चीजें हैं जो आपसे डिस्कस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। खैर ये करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपने 3 कमियां बताई, तीनों का सॉल्यूशन मैंने दे दिया। आपकी क्लासेस टाइम पर जो नहीं होती हैं उसके बारे में मैंने बता दिया कि अगर इवनिंग में क्लास होगी आपकी तो एट मैक्स 7 मिनट लेट। रोज क्लास नहीं लेता, अगर यह शिकायत है तो इसका आंसर सुन लीजिए, क्योंकि इवनिंग में मुझे कई बार ड्यूटी पर जाना होता है, उस वजह से आपकी क्लासेस कट जाती हैं। तो मैं मॉर्निंग में आपकी क्लास लेकर और फिर इवनिंग में चला जाऊंगा, यह मैं आपको अश्योर कर सकता हूं। आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर कैसे मैनेज करते हो, कईयों के बहुत बार सवाल होते हैं, मुझसे ये पूछा जाता है कि आप ड्यूटी कैसे मैनेज करते हो। देखो बेटा ऐसा है, टीचिंग मेरा पढ़ा, मैं आपसे कई बार क्या बोलता हूं कि आपसे 4 भी पैसे नहीं कमाता मैं। इसके मतलब समझते हैं आप, जो आप लोगों से आता है ना, असल में मेरे पास कुछ भी नहीं आता। टीचर्स में गया, किताब की प्रिंटिंग में गया, पूरी की पूरी जो टीम है उसमें गया। मैं जो ये काम कर रहा हूं ना आपके लिए, मेरे लिए पूरी तरह चैरिटेबल है। मेरे लिए चैरिटेबल से मतलब अपनी जेब में इसका 1 पैसा नहीं आता। अपना काम सरकारी काम से चल रहा है, उससे पहले मैंने खूब कमाया है। किस तरह से? आपके इन तरीके से, ठीक है ना, नंबर 1। दूसरा, मेरी जो सरकारी नौकरी है उसके अंदर जो कार्य करना होता है ना हम लोगों को, वो बड़ा स्पेसिफिक प्रकार का होता है। स्पेसिफिक मतलब टाइम हम प्लान करते हैं कि इस समय ये क्राइम होने का टाइम है। जैसे किसी रोड पर चलते हुए वाहनों को चेक करना है तो पूरे टाइम नहीं करना होता है, वो उसका अपना एक टाइमिंग होता है कि इस समय ज्यादा क्राइम हो सकते हैं, है ना। या फिर पता चल रहा है कि इस समय ये चीज बिक सकती है। जैसे शराब का जो काम है, जैसे मेरा विभाग ही शराब से रिलेटेड है, शराब शाम के समय लोगों की यूनिट में आता है ना, तो उस तरह से उस पर प्लानिंग है। तो ये मैनेज करने वाला काम है। तो मैं अभी विभाग के साथ मैनेज कर पा रहा हूं, इसलिए मैं इसे कर रहा हूं। संभवतः आपको एक बहुत बड़ा आंसर मैंने दे दिया, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के ये सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एक बार थम्स अप कर दो यार, मैंने कितनी सारी चीजें आप लोगों के साथ में कितने अच्छे से शेयर की हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बातें अपने आप में बहुत सारी मोटिवेशन दे जाएंगी और मैं करके दिखाऊंगा। मुझे फाइनली अच्छा जो बनना है ना। मैं कोई भारत का संविधान थोड़ी हूं जिसमें कोई सुधार ना हो सके, ठीक है। फंडामेंटल राइट के बारे में आप बहुत सारे सुझाव, मतलब अच्छी बातें, जो क्रिटिसिज्म है वो सारे आप लोगों ने बढ़िया से कर दिए। फंडामेंटल राइट की तारीफें बढ़िया से कर सकते हैं, लोकतंत्र यही है, भौतिक जो भी ये बातें अगर आप आर्टिकल भी लिखकर आ गए तो भी आपका ये बन जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के करवा के दिखा देता हूं, चुटकी भर में निकल जाएंगे। देखते हैं आप लोग फटाफट कैसे करते हैं, ठीक है, बताइए। हाँ जी निखिल, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। हाँ शन्वी बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, सब आइए तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? हमारे जो मूल अधिकार हैं उसे लागू कौन करता है? न्यायालय द्वारा, सभी की सभी न्यायालय, हमारी संसद, हमारे राष्ट्रपति, या सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जल्दी से बताइए किसके पास डोमेन है कि हमारे जो भी हमारे वो हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स बताइए। और ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है बेटा।
ठीक है, बच्चों ने दो जवाब दिए हैं, एक का आंसर बी आ रहा है और कुछ लोगों का डी आ रहा है। बेटा संसद के पास में अगर मूल अधिकारों को लागू करने की पावर होती तो संसद की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से ना होती। संसद उनमें संशोधन करने तक की तो बातें, मैंने आपको कितना अच्छे से पढ़ाया, संसद ने उसमें संशोधन करने तक के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से लड़ाइयां लड़ी हैं, तब जाकर के केशवानंद भारतीवाद में उसको मौका मिला कि वो उसमें संशोधन कर सकती है ना। मतलब समझिए कि ये उसके पाले की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बस की बात है। यही इसके असली कस्टोडियन हैं। सुप्रीम कोर्ट तभी तो आप जाते हैं, आर्टिकल 32 और 226 आपको ये पावर देता है कि अगर आपके मूल अधिकार ना मिल रहे हो तो आप जाकर के उसकी शिकायत यहां पर करके आ सकते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को यानी माइनॉरिटीज को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण करता है? आसान है, फैक्ट यदि याद होगा तो आप आंसर दे पाएंगे। बताइए। इंग्लिश में क्वेश्चन शानवी, इसका मतलब यह है कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव्स राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, आर्टिकल 19, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। बताइए, है ना। आर्टिकल 29 इटसेल्फ सेज, है ना, यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल खोलने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 29 के अंदर दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं ये सभी, पहले पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जब आपने पढ़ाई की है, आपने जिस तरह से मूल अधिकार पढ़े, अब इन सवालों को देखकर आपके मन में यह भाव पैदा हो जाएगा कि हां इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। बताइए, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया, है ना। इन विच केस पार्लियामेंट गेट्स द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इन विच केस आवर पार्लियामेंट गेट्स राइट टू अमेंड आवर फंडामेंटल राइट। केशवानंद भारती केस, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी केस, कोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस। जल्दी बताइए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। प्रियांशु, थैंक यू सो मच बेटा। निकिता लिख रही है, सर मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? सब ताने देते हैं तुम लड़की हो। बेटा गुस्सा कंट्रोल करने के लिए मैंने बहुत जतन किए हैं, है ना। जबरदस्ती हंसा करो, मैं जबरदस्ती हंसता हूं। आपको जो ये भोला सा आदमी दिख रहा है ना, मेरा हाथ इतना जल्दी उठता है, कभी मेरे उस रूप से आप मिलेंगे ना, वो अलग है। मैं खुद डरता हूं अपने एक और रूप से। हाँ जी, खैर, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया केशवानंद भारती केस के अंदर दिया गया, है ना। गोलकनाथ और केशवानंद भारती केस ये हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत? बिल्कुल आकाश, बहुत बढ़िया, गुड। आगे बढ़े, वेरी गुड। मजा आ रहा है क्वेश्चंस के साथ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किस फंडामेंटल राइट को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कौन सा अधिकार, बताइए चारों में से कौन सा अधिकार है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया? बताइए। बहुत बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। क्लियर है? किसी भी प्रकार का कोई विवाद? सबको क्लियर है?
समझ में आ रहा है? आगे बताइए, भारतीय संविधान में से निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज एन फंडामेंटल राइट, है ना? इक्वल रेजिडेंस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, धर्म पालन का अधिकार यानी राइट टू रिलीजन, और फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? क्लियर? ए बिल्कुल क्लियर है। समान आवास का अधिकार, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रहा है? आवास को लेकर के कहीं कोई चर्चा है क्या? कहीं पर भी नहीं है। मैंने आपसे यही तो कहा ना, रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी चीजों के ऊपर भी हमारी संसद चुप है। ठीक है, अच्छा, इन चीजों को मैच करना है ना? मैच कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज आपने अभी तक नहीं पढ़ी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। हाँ भाई, मजा आ रहा है? ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अदर स्टेट पीसीएस में, अदर यूपीएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक भी मेरा ड्राफ्टेड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बेटा, अब चूंकि मैंने फंडामेंटल ड्यूटी नहीं पढ़ी, एक बार के लिए हम इसको साइड में रख देते हैं। अभी तक तो नहीं पढ़ी ना, आगे चलते हैं। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट। इस बी को मैच कर लीजिए कि वो किससे मैच कर रहा है। आपके सामने ऑप्शन हैं 4। ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी कि सी के लिए पूछा जा रहा है, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है वो। ठीक है, और नंबर डी वाले ऑप्शन में लिखा गया है इंसानों के अनैतिक व्यापार पर निषेध, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर मना की गई है? बता दीजिए तो जरा। अब देखिए, मैच करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, वैसे मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जा रही हो, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1976 के अंदर इंदिरा गांधी जी द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A के अंदर जोड़ी गई थी, यानी कि ए के केस में 3 आया था, है ना? तो ए का 3 से मैच करना वो सीधा की सीधा यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ये वेरी मच सॉर्टेड है। दूसरा, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, वो केशवानंद भारतीवाद में क्लियर है। ए 3 से मैच कर रहा है, बी 4 से मैच कर रहा है। ऐसा कहीं और नहीं हो रहा है। ए के साथ 3 कहीं नहीं है, बी के साथ 4 कहीं नहीं है, इस वजह से आंसर ऑटोमेटिक ए हो जाता है। इसके 2 ऑप्शंस जो और है ना, वो थोड़ा विवादित हैं। जैसे मूल ढांचे का सिद्धांत, असल में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी यहीं पर कंसेप्ट निकल कर आया था, यानी केशवानंद भारतीवाद में। कई बार क्या होता है ना, मैं यहां पर आपको एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, और वो ये है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस में कई बार एरर आती है। ऐसा नहीं है, जैसे हमारे आरपीएससी के द्वारा जो आरएएस का पेपर कराया जाता है ना, उसमें ऑन एन एवरेज कभी ना कभी 2-3 क्वेश्चंस में वो लोग करेक्शन करा ही लेते हैं, उनके द्वारा करेक्शन करवा ही लिया जाता है। ठीक है ना? इसका मतलब यह हुआ कि इन चीजों को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना। लेकिन देखते ही जो पता चल रहा है, इसमें इसको जोड़ दिया गया मिनर्वा मिल से। मिनर्वा मिल में बेसिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया गया था। जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से केशवानंद भारतीवाद से ही हुई थी। ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23 है, तो इसके साथ में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। मिनर्वा मिल भी बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, इस वजह से। क्लियर है? ठीक है ना? तो असल मायने में सी का जो आंसर है वो होना 4 चाहिए, लेकिन पॉइंट क्या है कि सी में मिनर्वा मिल भी कंटिन्यू, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर एक ही बार में डिफाइन नहीं कर दी गई थी। मिनर्वा मिल में हुई, उसके बाद भी आज तक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हो रही है कि इसको हम डिफाइन कर दिए, इसको हम डिफाइन कर दिए, इस प्रकार से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम यही रोकें, क्योंकि आपकी दूसरी क्लास चल रही होगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं फंडामेंटल राइट्स पर इस बार वाला जो रविवार का टेस्ट है आप लोगों का, वो केवल फंडामेंटल राइट पर ले लें, आधा घंटे का टेस्ट। इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दें। क्या राय है आपकी? आप बस धड़ाधड़ क्वेश्चन करके आइएगा, बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना? थम्स अप कर दीजिए।
और कल से हम लोग डीपीएसपी पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको ये फीलिंग तो आ गई ना क्वेश्चन कितने आसान प्रकार के पूछे जाते हैं। प्रज्ञा बेटा आर्टिकल 29 एंड 30 बोथ आर फॉर द सेम। सिमरन पारिक 10 अगस्त। ठीक है बेटा मैं सुनता हूं एक बार, है ना। ठीक है ओके, तो फॉर दैट्स इट फॉर टुडे, कल मिलते हैं। और हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई, मेरी क्लास अब किसी भी समय हो सकती है ना, किसी भी समय हो सकती है, मॉर्निंग या इवनिंग। भविष्य में पता चले मेरी बुराइयों में आप इस चीज को लेकर के शामिल हो जाएंगे, सर आपकी क्लास किसी भी टाइम हो जाती है ना। तो इवनिंग के समय अगर मेरी क्लास कभी कैंसिल होती है तो उसको मैं मॉर्निंग में पहले ही करके निकल जाऊंगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से फिर उसको देख लीजिएगा जब देखना हो। क्लियर? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।